दोस्तों चालू करते हैं हम अपना सेशन। बात करते हैं आज हम भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान की, और आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ में। चलिए चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर या 9.46 इंटू 10 to the power 12 किलोमीटर। दोनों में आपको अंतर याद रखना है, यहाँ पे किलोमीटर है और यहाँ पे मीटर है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई है वो है पारसेक। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो याद रखना है आपको 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या फिर 3 इंटू 10 to the power 16 मीटर होता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दोनों को सेपरेटली याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं, एक पीको सेकंड बराबर कितना होता है? तो एक पीको सेकंड बराबर कितना होता है? 10 to the power-12 सेकंड होता है। तो याद रखना एक पीको सेकंड। और ये ठोस कोण की इकाई क्या है? तो ठोस कोण की इकाई क्या है? ये है स्टेरेडियन। और अगर आपसे पूछ ले समतल कोण की तो रेडियन, और ठोस कोण की या घन कोण की तो स्टेरेडियन होता है। अब हम बात करते हैं, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 के। और अगर आपसे अगर इस टाइप से अगर वैल्यू लिखी आ जाए 1/1000 तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। तो जिस हिसाब से आपका ऑप्शन है उस हिसाब से आपको टिक लगाना है एक। इसके बाद बात करते हैं, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वॉट के बराबर होता है। ताप का एसआई और सीजीएस मात्रक क्या है? तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताप का एसआई मात्रक तो सभी बता देंगे कि ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, लेकिन सीजीएस मात्रक भी आपको याद रखना है। ताप का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सेल्सियस। तो याद रखना है आपको सीजीएस मात्रक क्या है इसका? सेल्सियस। इसके बाद हम बात करते हैं दाब की विमा। तो दाब की विमा आपको याद रखनी है ml⁻⁻1 और T⁻⁻2। इसको निकालने की एक प्रोसेस होती है जो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, बल का एसआई और सीजीएस मात्रक क्या है? तो याद रखना है आपको, बल का एसआई मात्रक तो न्यूटन है, और सीजीएस मात्रक क्या है इसका? डाइन। तो याद रखना है आपको, बल का जो सीजीएस मात्रक है डाइन है और एसआई मात्रक न्यूटन है। अब हम बात करते हैं, एक बार बराबर, तो बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब की इकाई है बार। तो एक बार बराबर कितना होता है? 10⁵ पास्कल की। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल के होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर थे हम, एक न्यूटन बराबर, एक न्यूटन बराबर याद रखना है आपको 10⁵ डाइन के बराबर होता है, क्योंकि डाइन भी जो है सीजीएस मात्रक होता है बल का। अब हम बात करते हैं सदिश और अदिश राशियों की। किसकी बात करना है? सदिश और अदिश राशियों की। तो बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग। बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, भार और बल आघूर्ण, ये किसकी राशियां हैं? तो ये सदिश राशियां हैं। सदिश राशियां क्या होती हैं? वो जिनमें दिशा के साथ साथ परिणाम भी होता है। और अदिश राशियां क्या होती है? जिनमें दिशा नहीं होती है, केवल परिणाम होता है। तो अदिश राशियां कौन कौन सी हैं? क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, मात्रा, दूरी, कार्य, ऊर्जा और दबाव। तो याद रखना है आपको, दोनों को सेपरेटली याद नहीं रखना है, आपको इकट्ठा याद कर लेना है कि सदिश राशियां कौन सी होती है और अदिश राशियां कौन सी होती हैं। अब हम बात करते हैं, एंगस्ट्रम इकाई है। तो एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रम इकाई है लंबाई की। अब हम बात करते हैं, कोणीय वेग की इकाई क्या है? तो कोणीय वेग की अगर पूछा जाए इकाई क्या है, तो रेडियन प्रति सेकंड। जैसे वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड, वैसे ही अगर हमें गोले में कोणीय इकाई पता करना हो, अगर हमें किसी कोण की इकाई पता करना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? रेडियन प्रति सेकंड से निकालेंगे। अब हम बात करेंगे, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर की। अभी हमने देखा था एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो लंबाई की इकाई थी। और यहाँ पर एंगस्ट्रम जो है मीटर में आ रहा है, इसका यूनिट 10⁻⁻10 मीटर की। पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा और बल प्रबलता की विमा क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये विमा है, आपको ऐसे ही याद रख लेना है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा और बल प्रबलता, तीनों की एक ही विमा होती है, इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है। तो याद रखना है आपको m1l0 T⁻⁻2। जिस प्रकार दाब की विमा होती है m l⁻⁻1 T⁻⁻2, उसी प्रकार
ये पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा और बल प्रबलता की विमा क्या हो जाएगी, m1L0T⁻²। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का। ऊपर फेंके जाने वाले वस्तु का त्वरण क्या होता है। तो ऊपर जो वस्तु फेंकी जाती है उसका त्वरण हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। वेग और त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो वेग का एसआई मात्रक है, पता ही होगा आपको, मीटर प्रति सेकंड है। और अगर हम बात करें त्वरण का क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ये दोनों ही विमाएं जो मात्रक हैं आपको याद रखना है। वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड और त्वरण का होता है एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1 kg राशि का वजन होता है। तो 1 kg राशि का वजन कितना होता है, 1 kg राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। याद रखना 1 kg राशि का वजन 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। एक वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो कोई भी वस्तु है उसका भार अधिकतम किस में होगा, तो कोई भी वस्तु जो है उसका भार अधिकतम होगा कहाँ पर, वायु में उसका भार अधिकतम होगा। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो याद रखना है आपको, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। इसी प्रकार आपको याद रखना है बल किसे कहा जाता है, फोर्स किसे कहा जाता है। तो F बराबर ma। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम फोर्स कहेंगे, बल कहेंगे, और द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। बात करते हैं, आगे चलते हैं। जड़त्व के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो जड़त्व के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। हमने देखा था कि जो जड़त्व का नियम है वो किससे निकाला जाता है, तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है उससे जड़त्व का नियम निकलता है, और ये इसे हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। याद रखना है गति के नियम दिए किसने थे, तो न्यूटन ने दिए थे, मैंने अभी बताया। और रॉकेट का जो पलायन वेग है वो किस पर आधारित होता है, तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर। न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर पलायन वेग आधारित होता है। प्रक्षेप पथ जो होता है वो कैसा होता है, तो प्रक्षेप पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बराबर होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके बराबर होता है, 9.8 और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण बोला जा रहा है तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान अधिकतम होता है और न्यूनतम होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी का मान अधिकतम होता है कहाँ पर, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। और न्यूनतम कहाँ पर होता है, तो याद रखना है न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। और जी का मान शून्य कहाँ पर होता है, तो जी का मान जो शून्य है वो कहाँ पर होता है, पृथ्वी के केंद्र में। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। भू स्थिर उपग्रहों का परिक्रमण काल कितना होता है। तो भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं उनका परिक्रमण काल कितना होता है, आपको याद रखना है 24 घंटे। तो आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। भू स्थिर उपग्रह की स्थिति कितनी होती है। तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये भू स्थिर उपग्रह लगाए जाते हैं। उसके बाद पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा के अगर द्रव्यमान की बात करें तो कितने गुना है, 1/81 गुना। यहाँ पर द्रव्यमान की बात हो रही है, भार की बात नहीं हो रही। तो द्रव्यमान ने आपको याद रखना है 1/81 गुना होगा पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान। गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक जो नियम है वो किसने दिए थे, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान क्या होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण ऊपर या नीचे जाएंगे तो घट जाता है। पृथ्वी तथा सौर मंडल के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। मतलब पलायन वेग क्या होता है कि कोई भी ऐसा वेग जिसके द्वारा हम अगर कोई चीज को उतने वेग से फेंके तो वो पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगी, उसे हम पलायन वेग कहेंगे। तो पलायन वेग जो है पृथ्वी के लिए कितना होता है, पृथ्वी के लिए होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और सौरमंडल के लिए पलायन वेग कितना होता है, 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार चंद्रमा का पलायन वेग भी आपको याद रखना है। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, 2.37 इंटू 10 टू दी मतलब सॉरी 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है चंद्रमा का पलायन वेग। तो आपको याद रखना है तीनों ही पलायन वेग, पृथ्वी का होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, सौरमंडल का होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, और ये चंद्रमा का होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब हम बात करते हैं चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का होगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1/6 गुना होगा। द्रव्यमान जो है चंद्रमा का पृथ्वी की अपेक्षा 1/81 गुना है। और जबकि अगर हम भार की बात करें तो चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का होगा 1/6 गुना। जैसे कि ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया गया है, यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन हो तो उसका चंद्रमा पर भार कितना होगा।
तो कितना होगा 100 न्यूटन, क्योंकि 1/6 गुना होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है या फिर न्यूटन मीटर है। न्यूटन इंटू मीटर को ही हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। एक जूल बराबर कितना होता है, तो एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के। याद रखना है, एक जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्ग के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिंची हुई रबर, खिंची हुए धनुष और खिंची हुई कमानी में भंडारित होती है। तो कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है, तो स्थितिज ऊर्जा जो है भंडारित होती है। तो स्थितिज ऊर्जा आपको याद रखनी है, खिंची हुई रबर, खिंची हुई धनुष और खिंची हुई कमानी में भंडारित होती है स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, डायनेमो। डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस है, और कितनी है, लगभग 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन है 20 से 21%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, और जो अक्रिय गैस आर्गन है वो 0.93 के लगभग है। अब हम बात करते हैं क्वथन, जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो जब भी हम प्रेशर या मतलब सॉरी क्वथनांक बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दाब जो है, दबाव जो है वो बढ़ता है। क्वथनांक बढ़ाएंगे तो दबाव भी बढ़ता है, और गलनांक घटता है अगर हम दबाव को बढ़ाएंगे तो याद रखनी है, दोनों ही कंडीशन आपको याद रखनी है। ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि अगर हम दबाव को बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा, लेकिन जो गलनांक है वो घट जाता है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और कमेंट के माध्यम से ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपनी क्वेरी जो है पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करती है, जो विद्युत मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जबकि डायनेमो की अगर हम बात करें तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की चाल को आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी उसकी 1/4। यानी कि चाल को अगर आधा किया तो 1/4 उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। इसी प्रकार यदि चाल को डबल किया तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि अगर गतिज मतलब अगर चाल को आधा किया तो गतिज ऊर्जा 1/4, और अगर चाल को डबल किया तो गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है, बार है। जैसे हमने देखा था एक बार बराबर कितना होता है, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है, तो आपेक्षिक घनत्व जो होता है उसे मापा जाता है हाइड्रोमीटर द्वारा। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर द्वारा, और वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर द्वारा। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, अभी हमने देखा था कि अगर दबाव को हम बढ़ाएंगे तो गलनांक क्या होता है, घटता है। अब बात करते हैं, जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिक और आयतन न्यूनतम होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मैंने कलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं आगे, बैरोमीटर का पाठ्यांकन। बैरोमीटर का पाठ्यांकन एकाएक नीचे गिरना प्रदर्शित करता है। तो बैरोमीटर का पाठ्यांकन एकाएक नीचे गिरना प्रदर्शित करता है कि जो मौसम है वो आंधी तूफान वाला होगा। बैरोमीटर का पाठ्यांकन धीरे धीरे नीचे गिरना प्रदर्शित करता है कि जो मौसम है वो कैसा होगा, बारिश वाला होगा। और बैरोमीटर का पाठ्यांकन धीरे धीरे ऊपर चढ़ना क्या प्रदर्शित करता है कि जो मौसम है वो साफ होगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल समान मान प्रदर्शित करते हैं, तो ये याद रखना है आपको, -40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि -40 डिग्री टेम्परेचर जो होता है उस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल समान मान प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं, वर्षा की बूंद जो है गोलाकार होती है, तो किसके कारण होती है, तो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। याद रखना है, और द्रव बूंद के संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि द्रव बूंद के संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं,
पृष्ठ तनाव कहा जाता है। बढ़ते हैं हम अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जो सेकंड लोलक होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है? तो आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का मान कितना होता है? 1 होता है। एफ बराबर क्या होता है आपको याद रखना है, एफ बराबर होता है 1/t। तो आवृत्ति और आवर्तकाल का अगर हम गुणा करेंगे इन दोनों का आपस में तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, ये तो हमारा हो गया, 1 आएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम एवं न्यूनतम होती है। तो याद रखना है आपको, ध्वनि की चाल जो है अधिकतम होती है ठोसों में और न्यूनतम होती है गैसों में। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी ठोस में, सॉलिड में सबसे अधिक होती है, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर उसके बाद गैसों में। गैसों में जो ध्वनि की चाल है वो सबसे कम होती है। बढ़ते हैं आगे। ध्वनि और प्रकाश तरंगें होती हैं। तो ध्वनि और प्रकाश तरंगें कैसी तरंगें हैं? तो ध्वनि और प्रकाश तरंगें, तो ध्वनि तरंगें जो है अनुदैर्ध्य तरंगें और प्रकाश तरंगें जो है अनुप्रस्थ तरंगें हैं। याद रखना है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ध्वनि का मात्रक क्या है? तो ध्वनि का मात्रक डेसिबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड या 760 मील प्रति घंटा। तो दोनों ही चालों को आपको यहाँ पर याद रखना है। बात करते हैं द्रव पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है उसे क्या कहा जाता है? विशिष्ट ऊष्मा। अब मानव शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? तो मानव शरीर का जो तापमान होता है, तीनों ही आपको जो यूनिट है उनमें आपको टेम्परेचर मनुष्य का याद रखना है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। तो याद रखना है, मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन होता है। दो समतल दर्पणों के बीच रखे प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? तो दो समतल दर्पणों के बीच जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कितने बनेंगे? अनंत बनेंगे। बात करते हैं कैंडला किसका मात्रक है? तो कैंडला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंडला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य से। सबसे अधिक और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो है लाल की होती है और सबसे न्यूनतम जो तरंगदैर्घ्य होती है वो बैगनी रंग की होती है। निर्वात में रेडियो तरंगों एवं प्रकाश तरंगों की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखना है, निर्वात और प्रकाश में, मतलब निर्वात में और या फिर प्रकाश की गति जो है कितनी होती है? निर्वात में रेडियो तरंगों एवं प्रकाश तरंगों की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर नाम के वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। लेंस की क्षमता तथा प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो लेंस की जो क्षमता होती है और प्रतिरोध का मात्रक, तो लेंस की क्षमता क्या होती है? डायोप्टर में होती है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, याद रखना है। करंट का एम्पियर होता है, वोल्टेज का वोल्ट, विभवांतर का वोल्ट होता है। अब हम बात करते हैं आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आंख के जो रेटिना होता है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। निकट दृष्टि दोष, जिसे हम मायोपिया कहते हैं, को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दीर्घ दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। निकट दृष्टि दोष के लिए है अवतल लेंस और दीर्घ दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो ये 25 सेंटीमीटर है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, हरे और नीला। लाल, हरा और नीला जो है प्राथमिक रंग है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके हर लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेंगे और आगे ही ऐसे वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी जो है इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। प्राथमिक रंग हमारे हो गए थे कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, हरे और नीले जो है प्राथमिक रंग है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक है वो किसका है? ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ट्रांसफॉर्मर का जो
कोर है वो किसकी बनी होती है, तो नर्म लोहे की बनी होती है, ट्रांसफार्मर की कोर। ट्रांसफार्मर की कोर कैसी बनी होती है, नर्म लोहे की बनी होती है। इसके बाद अपवर्तनांक सबसे अधिक और सबसे कम, तो अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का और सबसे कम होता है लाल रंग का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। समुद्र की गहराई और दूरी मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो समुद्र की अगर गहराई मापना है तो फैदम का, और अगर दूरी को मापना है समुद्र की तो नॉटिकल मील्स का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक वेग आधारित होते हैं किस पर, तो हाइड्रोलिक वेग जो है पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। बात करते हैं आगे, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है, याद रखना है आपको। हीटर का तार किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का। विद्युत बल्ब का तार फ्लाम जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका, टंगस्टन का, और जो हीटर का तार है वो नाइक्रोम का बना होता है। फ्यूज की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो क्या होता है, जो प्रतिरोध है वो उच्च होता है, गलनांक जो है वो कम होता है। निम्न गलनांक का होता है और उच्च प्रतिरोध होता है। तभी तो जब शॉर्ट सर्किट जो करंट है फ्लो होती है तो वो जल्दी से जल जाता है और हमारे सारे इक्विपमेंट जो है सुरक्षित रहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वीडियो जरूर बताना आपको कैसा लग रहा है और वीडियो को लाइक जरूर करें। बात करते हैं कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ जाता है। तो याद रखना है आपको कि अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होता है, ये भी बढ़ जाता है। दूध से क्रीम को अगर निकाल लिया जाए, दूध से अगर क्रीम को निकाल लिया जाए तो उसका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 17 मीटर के बराबर होनी चाहिए प्रतिध्वनि अगर आपको सुनना है। कान पर ध्वनि का जो प्रभाव होता है वो कितने सेकंड तक होता है, तो 1/10 सेकंड तक जो है कान पर ध्वनि का प्रभाव होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के भौगोलिक और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण कितना होता है, तो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के जो बीच का कोण होता है वो होता है 18 डिग्री। अब हम बात करते हैं अस्थायी और अस्थायी, मतलब स्थायी चुंबक कैसे बनाए जाते हैं, तो अस्थायी चुंबक जो है वो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, जबकि अगर हम बात करें स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं, तो स्थायी चुंबक यहाँ पर हिडन हो गया है, तो इस्पात जो इस्पात है उसके बनाए जाते हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं। इस्पात के बनाए जाते हैं, तो अस्थायी किसके, नर्म लोहे के, और स्थायी चुंबक जो है किसके, इस्पात के बनाए जाते हैं। कपड़ा सुखाने वाली मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक होता है अभिकेंद्रीय बल और एक होता है अपकेंद्रीय बल। तो आपको याद रखना है, जो दूध से निकालने वाली मशीन होती है और जो कपड़ा सुखाने वाली मशीन होती है ये दोनों किस सिद्धांत पर, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। लालटेन की बत्ती के तेल के ऊपर चढ़ना और ब्लॉटिंग पेपर का स्याही सोखने का कारण क्या है, तो इन दोनों का कारण है केशिकत्व क्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरा चमकदार दिखाई देता है किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसको जरा शॉर्ट कर लेते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा जो है हमें चमकदार दिखाई देता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कैसे कार्य करता है, तो पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। याद रखना है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेंस, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, तो कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक हैं। तड़ित चालक बनाया जाता है, तो तड़ित चालक जो है किसका बनाया जाता है, तांबे का बनाया जाता है, और इसके जो आविष्कारक थे वो क्या थे, बेंजामिन ने इसका आविष्कार किया था तड़ित चालक का। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव रुकता है, तो कोई भी चुंबक है उसे अगर हम लटकाएंगे तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और अपने कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर कोई सुझाव भी है तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं कमेंट में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुंबक को वो ये हो गया, चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है, तो चुंबकत्व तो कैसे समाप्त हो जाता है, तो चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है उसे हथौड़े से पीटने पर और गर्म करके लाल करने पर।
तो चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोनों ही चीजों को आपको याद रखना है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सूर्य और तारे पर जो ऊर्जा बनती है वो भी नाभिकीय संलयन के द्वारा बनती है। जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाते हैं किससे? कार्बन डेटिंग से। पुरानी चट्टानों एवं निर्जीव पदार्थ की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग से। तो अगर हम बात करें जीवाश्मों की आयु तो आपको याद रखना है कार्बन डेटिंग, लेकिन अगर पुरानी चट्टानें और निर्जीव पदार्थ बोले तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम और बोरॉन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। कैडमियम और बोरॉन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए। तो नाभिकीय रिएक्टर में अभिक्रिया जो होती है उसको नियंत्रित करने के लिए कैडमियम और बोरॉन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ों पर खाना देर से बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहां पर कम होता है, और दाब कम होता है इसका मतलब क्या होगा? क्वथनांक भी घट जाता है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटगन ने की थी 1895 में। कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 जो है उसका प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। सावन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, तो सावन का बुलबुला रंगीन किसके कारण दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण जो है सावन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं, तो किसके कारण तैरते हैं? क्योंकि उनका जो घनत्व होता है वो कम होता है, इसलिए वायुमंडल में तैरते हैं। बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो बादलों की दिशा और गति मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है? नेफोस्कोप। याद रखनी है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाले सारे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो यदि लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। याद रखना है आपको कि अगर लोलक की जो लंबाई है, मतलब पेंडुलम घड़ियों की जो लंबाई है उसकी अगर 2 गुना कर, मतलब लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो जो लोलक के झूलने का समय है वो 2 गुना हो जाता है। और इसी प्रकार यदि सरल लोलक की लंबाई को 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। अगर 4 गुना करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा, और 4% बढ़ाएंगे तो 2% बढ़ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने की जो लिए बल लगाया जाता है वो कौन सा होता है? तो प्रत्यानयन बल कार्य करता है स्प्रिंग जो होता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो दबाव बढ़ाएंगे तो द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है, तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग, मतलब रॉकेट प्रौद्योगिकी में इसका प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। यदि बर्फ का टुकड़ा पूरा पिघल जाए तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो पानी का स्तर है वो अपरिवर्तित रहेगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज नाम के वैज्ञानिक ने जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत दिया था। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दबाव अधिक होने से, जो दाब है वो अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। मैंने आपको पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि दबाव बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ता है, दबाव घट जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे शुद्ध जल होता है, तो सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? तो वर्षा का जल जो है वो सबसे शुद्ध जल होता है। पारे का हिमांक और क्वथनांक कितना होता है? तो पारे का हिमांक है -39 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक कितना है? 257 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड और 257 डिग्री सेंटीग्रेड आपको याद रखना है। पारे का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। सूर्य के प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है? तो सूर्य के प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होगा? बैंगनी रंग का होगा, और सबसे कम किसका होगा? लाल रंग का। गाड़ी के साइड मिरर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है? गाड़ी के साइड मिरर में प्रयुक्त किया जाता है उत्तल लेंस का, और दंत चिकित्सक जो होते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? दंत चिकित्सक अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं।
बात करते हैं प्रतिध्वनि का कारण क्या है। तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्रतिध्वनि हमें कैसे सुनाई देगी? जब ध्वनि तरंगों का क्या होगा? परावर्तन होगा। ल्यूमेन और वॉट किसका मात्रक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट मात्रक है ये। तो ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, और वॉट मात्रक है शक्ति का। नाविक का आकार कितना होता है? तो नाविक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10⁻15 मीटर होता है। जो नाविक है उसका आकार कितना होता है? नाविक का आकार कितना होता है? तो 10 टू दी पावर, सॉरी दोस्तों, ये कितना होता है? नाविक का आकार जो होता है वो कितना होता है? 10⁻15 मीटर होता है। और रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आज कलेक्शन हमने देखा, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।